हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार आप सभी लोगों के लिए राजस्थान हिस्ट्री की कक्षाएं लेकर के आ रहा हूं। बेसिकली ये एक पर्टिकुलर राजस्थान हिस्ट्री की नहीं है, ये राजस्थान अध्ययन की जो किताबें हैं उसको अपन पढ़ रहे हैं। और राजस्थान अध्ययन की किताबों के अंतर्गत राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमिक्स, राजस्थान की पॉलिटिक्स, सभी चीजें उसके अंदर इंक्लूड रहती है। लेकिन अभी अपन जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो है कक्षा 10 का पहला चैप्टर, और पहला चैप्टर जो है वो राजस्थान के प्रमुख राजवंशों के बारे में है, यानी राजस्थान के इतिहास के बारे में है। राजस्थान के अंदर कौन कौन से प्रमुख राजवंश हुए हैं, उन राजवंशों में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। और अधिकतर एग्जाम में अगर आप देखेंगे, अधिकतर परीक्षाओं के अंदर आप देखेंगे या अधिकतर प्रश्न देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, जिन राजाओं के बारे में, जिन महाराजाओं के बारे में राजस्थान इतिहास का जो राजस्थान अध्ययन वाली किताब है उनमें जो भाग दे रखा है, उन्हीं से संबंधित ज्यादातर पूछे जाते हैं। हाँ, एकाध क्वेश्चन कहीं और छोटे मोटे राजाओं से हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं राजाओं से होते हैं। तो हमें तो ज्यादातर नंबर लाने हैं, एकाध नंबर तो लाना नहीं है। और एकाध क्वेश्चन अगर हमारा गलत हो रहा है तो हम किसी दूसरे सब्जेक्ट में उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक ही सब्जेक्ट के पूरे जो है छोटे 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 एक एक राजा के बारे में और पूरी वंशावलियां पढ़ने लग गए, तो भाई उसके लिए फिर हमें जो है, हमारे को फिर एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पीएचडी करनी पड़ेगी और उसमें रिसर्च करनी पड़ेगी कि इसके बाद कौन से राजा हुए, फिर वो कहाँ जन्मे, कहाँ क्या हुआ, कहाँ मरण हुआ, फिर उसके उनकी हड्डियों के बाद में उनके बेटे की हड्डियां कहाँ हैं, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, हम यहाँ पर राजस्थान नहीं, जो है राजस्थान की हिस्ट्री केवल पढ़ना चाहते हैं, न कि उसको जो है पूरा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से रिसर्च करना चाहते हैं। ठीक, पहली बात तो ये थोड़ा सा समझा दिया आज की क्लास के अंदर। और 2025 के अंदर अपन ने क्लासेस शुरू कर दी थी, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से, थोड़ी सी मेरी अ, स्वास्थ्य की समस्याओं के कारण मैं नहीं क्लास ले पाया था। लेकिन अब रेगुलर क्लास लेने का पूरा प्रयास है। साथ ही साथ आपको पता है कि मेरा आईआईटी जोधपुर से बीएस चल रहा है डाटा साइंस और एआई फील्ड में। तो उस वजह से क्या है कि मुझे उस फील्ड पर भी थोड़ा सा फोकस करना होता है। राजस्थान के इतिहास को चलिए समझते हैं। और हमने लास्ट क्लास में महाराणा लाखा के बारे में पढ़ा था, और मैंने बताया था कि जो महाराणा लाखा है वो किस प्रकार से जो है अपना विवाह करते हैं, और विवाह की शर्त जो है क्या रखी जाती है, हंसाबाई से विवाह होता है। फिर इनका जो है शर्त रखी जाती है कि भाई जो भी आपका और हंसाबाई का पुत्र होगा वही मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनेगा। और जो राव चुंडा है, वो चुंडा जो है वो यहाँ से फिर इनको छोड़कर चले जाते हैं। वो आपके क्या कहलाते हैं, भीष्म पितामह कहलाते हैं मेवाड़ के। ठीक है, या राजस्थान के भीष्म पितामह कह दीजिए। फिर जो जावर माइंस वगैरह मिली है वो है। इसके बाद में बंजारे ने जो है आपके पिछोला झील का निर्माण करवाया था। अब बात आती है इससे आगे के राजा की। तो जो राणा लाखा है और हंसाबाई है, कौन, राणा लाखा और हंसाबाई का विवाह हो गया है। अब राणा लाखा का और हंसाबाई का मजाक मजाक में क्या हो गया, विवाह हो गया। अब ये पहले की स्टोरी है, ठीक है, अभी का कुछ नहीं है। अभी तो किसी बुड्ढे ने बोल भी दिया तो ठीक है, आपके पास दौलत शौहरत है और आप कुछ बड़े कारनामे करने वाले हो, तब तो आपकी शादी भी हो जाएगी। वरना तो भैया है ना, आजकल कई स्मार्ट लोग घूम रहे हैं बेचारे कुआरे हैं। आजकल तो क्या है, नौकरी है तो छोकरी है, तो नौकरी है तो छोकरी है। अब यहाँ तो, लेकिन ये तो राजा साहब थे तो इनकी क्या है, शादी हो जाती। अब जैसे इनकी शादी हुई तो यहाँ पर नए इनके पुत्र जन्म लेंगे, वो है मोकल। कौन जन्म लेगा, मोकल। अब इसी राजा मोकल के बारे में अपन आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चल। तो हमारे पास में है महाराणा मोकल साहब। और महाराणा मोकल का जो है 1421 से लेकर के 1433 तक कार्यकाल रहा। ठीक है, मतलब इनका जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी स्थिति यहाँ रहती है। अब जो महाराणा मोकल है, उनका जन्म कैसे हुआ वो आपको पता ही है। तो ये महाराणा मोकल महाराणा लाखा और हंसाबाई का पुत्र था, जो 1421 ईस्वी में, कब, 1421 ईस्वी के अंदर जब मोकल शासक बना। ठीक है, तो 1421 में ही शासक बनता है। और 1421 से लेकर 33 तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी इनका काल रहता है। अब 1421 में जब ये शासक बने थे तो ये अल्प आयु के थे। कैसे थे, अल्प आयु में होने के कारण इनका जो संरक्षक है, जो इनकी रक्षा करने के लिए थे, जो इनको हर समय पर जो है इनकी सहायता करने के लिए, इनकी हर एक पॉइंट पर जो हेल्प करने के लिए जैसे होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि आपकी कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई ऑफिस है, तो वहां पर
एक जब जैसे कलेक्टर है, सपोज करिए कलेक्टर का ट्रांसफर होता है, तो कलेक्टर तो उसी दिन जो है रिलीव होकर के दूसरी जगह चले जाते हैं। अब उसके बाद में कि भाई यहाँ पर क्या है, कैसे है, कौन जिला प्रमुख है, कौन विधायक है, कौन क्या है, उसके बारे में हिस्ट्री कौन देता है? जो उनके पीए होते हैं, ठीक है। अब वो तो चेंज होते नहीं है, ऑफिस में पीए तो फिक्स रहता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इनको जो है संरक्षक, मतलब पूरा सब कुछ देखभाल यही कर रहे थे। बेसिकली संरक्षक का मतलब आप ये समझ जाइए, मुगल केवल कहने के राजा थे, पूरी जो एक बागडोर संभाल रखी थी मेवाड़ राजवंश की, वो संभाल रहे थे चुंडा। तो अब क्या होता है कि इस बात का, लेकिन जो हंसाबाई थी उसको डर रहता था कि जो मेरा पुत्र है वो अभी अल्पायु में है, और वो खुद भी अभी अल्पायु थी, है ना। राणा लाखा की डेथ हुई थी, उनकी थोड़ी हुई थी। तो हंसाबाई को डाउट रहता था हर बार, ये जो चुंडा है ये कहीं मेरे पुत्र को मार करके इस मेवाड़ का राजा नहीं बन जाए। लेकिन चुंडा ऐसा कभी नहीं सोचता था बेचारा। हो सकता है कि वो सोचता होगा और इसके लिखा है, लेकिन अब किताबों में तो यही लिखा है कि राणा चुंडा ऐसा कभी नहीं सोच रहे थे। अब इस बात को देखा सॉरी, तो जो चुंडा को लगा कि भाई मोकल की जो माता है हंसाबाई, वो उस पर हमेशा क्या करती है, संदेह करती है। तो उन्होंने सोचा यार जब संदेह कर ही रही है तो अपने क्यों यहाँ पर रह गए, क्या पता कल को कुछ किसी कारण से मर वरा गए मोगल महाराणा साहब, तो मेरे ऊपर आ जाएगा, है ना। पहले यही होता था कि अगर कि भाई सपोज उसको वैसे से डाउट है, और किसी युद्ध में अगर सपोज करिए किसी की जो है वो शहीद हो जाते हैं, अब वो वीर गति को अगर प्राप्त हो गए युद्ध के अंदर, तो हंसाबाई को तो यही लगेगा कि जो चुंडा है उसने विश्वासघात किया होगा। तो मैं अपने ऊपर क्यों अपने चरित्र पर जो है दाग लगाऊं। तो उन्होंने क्या सोचा कि मुझे मेवाड़ छोड़ देना चाहिए, और वो जो है फिर मेवाड़ छोड़ करके मांडू चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? मांडू चले जाते हैं। फिर 1433 में मोकल की जो है जिलवाड़ा में, कहां पर, जिलवाड़ा के अंदर चाचा व मेरा, कौन, चाचा व मेरा ने जो है मेहपा पवार के साथ में मिल करके हत्या कर दी। तो 1433 में मोकल की फिर अंततः हत्या हो जाती है। चाचा मेरा और मेहपा पवार के साथ में मिल करके ये इसकी हत्या कर देते हैं। अब इस प्रकार से महाराणा मुगल साहब पूरे हुए। फिर आते हैं महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा जो है इनका काल रहेगा 1433 से लेकर 1468 ईस्वी तक। और महाराणा कुंभा एक बड़े साहसी, और कह सकते हैं कि महाराणा जो ये मेवाड़ वंश के अंदर इनका भी एक प्रमुख नाम है। काफी जो है इनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, काफी डिटेल में इनके बारे में चीजें दे रखी है। महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 तक रहते हैं। तो 33 33 66 और 2 कितने हो गए हैं, 35। तो 35 वर्षों तक का इनका कार्यकाल रहेगा। कई बार क्या कार्यकाल के क्रम के अनुसार भी पूछ लिया जाता है, तो यह ध्यान रखें इसका कार्यकाल कितना है प्रमुख राजाओं का। मोकल के बाद में उनका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 में मेवाड़ का शासक बना। और अब देखिए बात आती है, यहाँ पर पहले ही लाइन लिख दी इन्होंने कि भाई राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर। अब ये आपके दिमाग में आएगा कि ये राठौड़ कहां से बीच में आ गए। हालांकि जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं उनको ये चीज समझ आ रही होगी कि राठौड़ कहां से घुसे थे, कहां से घुसे थे। जब राणा लाखा की शादी हंसाबाई से हुई, तो मारवाड़ के जो राठौड़ थे उन्होंने क्या कंडीशन रखी थी? उन्होंने कंडीशन ही तो ये रखी थी कि मेवाड़ का शासक बनेगा वो हंसाबाई का पुत्र बनेगा। और वो कौन बनता है? मोकल। और मोकल से ही कौन बना है? राणा लाखा, सॉरी राणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा साहब जो बने सॉरी, तबीयत अभी तक थोड़ी वो है, मतलब एक्सपोनेंशियली ग्रोथ नहीं हुई है, हो रही है धीरे धीरे, है ना। तो अब राठौड़ों का किस प्रकार से मेवाड़ पर प्रभाव है आपको समझ में आ गया ना। उस टाइम पे जब ये रखी गई शर्त, तो भाई उनको बना दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, आप भी तो अपने ननियाल का ही पक्ष लेते हो, है। मैं अपने ननियाल का पक्ष लेता हूँ। हर बच्चे का जो अपने ननियाल के प्रति है वो थोड़ा सा ज्यादा लगाव रहता है। यहाँ पर जो मोकल थे उनका भी संबंध अपने ननियाल से ज्यादा रहा होगा। तो उन्होंने जो वहां पर अपने मामा श्री थे, भाई जब उनको चुंडा छोड़ के चले जाते हैं तो बाद में वहां पर उनके मामा की एंट्री हो जाती है, ठीक है। और वो जो है फिर पूरा का पूरा क्या करते हैं, उस मेवाड़ के अंदर अपनी
जो है हस्तक्षेप करते हैं हर जगह पर, मतलब ऊंचे ऊंचे पदों पर उन्हीं को बिठा कर रखते हैं जो उनकी जी हजूरी कर रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि मेवाड़ राजवंश को आगे अच्छे से बढ़ाया जाए, कुछ अच्छे कार्य किए जाए, वो नहीं, उनके दिमाग में यही था कि बस यहाँ पर अब जो है राठौड़ों का क्या होना चाहिए, दबदबा रहना चाहिए, मैं जो चाहूं वो होना चाहिए। तो इस वजह से मेवाड़ पर जो प्रभाव था, जो अच्छे लोग थे वो सब जो है उन राठौड़ों से गुस्सा होकर के वो मेवाड़ में कहीं ना कहीं अब राजवंश के साथ में अच्छे संबंध नहीं रह रहे थे। अब ये किसने देखा, महाराणा कुंभा साहब ने। और कुंभा साहब को हिस्ट्री तो पता ही होगी अपने फादर की, और फिर कैसे क्या था वो तो दादाजी की और हिस्ट्री तो पता ही होती है। अच्छा, मेरे दादाजी, इनको भी पता लगा होगा कि अच्छा दादाजी तो इतने तेज थे हैं कि बैठे बैठे ऑफिस में सीधी मजाक कर दी कि भाई मैं शादी करूंगा, और शादी हो गई थी। तो अब यहाँ पर सीन यही बना था। तो जो महाराणा कुंभा साहब थे, इनको अब ये लग गया था कि भाई ये राठौड़ों का जो मेवाड़ पर प्रभाव है, इसे मुझे समाप्त करना होगा। और उन्होंने उसे समाप्त कर दिया, और समाप्त करके जो मेवाड़ी सामंत थे उनको वापस विश्वास दिलवाया कि भाई अब तुम चिंता मत करो, अब मेवाड़ का शासक ही मेवाड़ के लिए जो है क्या होगा, सब कुछ होगा, सर्वोपरि होगा। आपको अब किसी व्यक्ति की जो है गरज करने की जरूरत नहीं है, किसी की जी हजूरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब राठौड़ों का जो है आपका जी हजूरी खत्म हो गई है। तो अब जो सामंत है वो उन पे विश्वास करने लगेंगे, उनको भी लगेगा कि चलो अपने हमारे खुद के जो शासक है वापस आ गए हैं। अब कुंभा ने फिर चित्तौड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। तो कुंभा ने दो जगह पर अपने शक्ति के केंद्र बनाए हैं, राजधानी नहीं बोला है मैंने, शक्ति केंद्र बोला है, चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को। ठीक है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के, ठीक है, सारंगपुर के युद्ध में, सारंगपुर जो है गुजरात में आता है, ठीक है, आपका भंजन देव वगैरह जो है हनुमान जी का मंदिर है, वहां उस साइड जाएंगे तो वहां ये आता है। सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक हैं महमूद खिलजी प्रथम, उनको क्या कर दिया, हरा दिया और उनको बंदी बना लिया सारंगपुर के युद्ध में। कब, 1437 में। किसको हराया, महमूद खिलजी को। ठीक है, महमूद खिलजी प्रथम को, ये भी ध्यान रखें प्रथम है भाई। तो महमूद खिलजी प्रथम को, और क्या कर लिया, बंदी बना लिया। इस विजय के उपलक्ष्य में फिर कुंभा ने क्या करा कि विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो विजय स्तंभ का जो निर्माण करवाया जाता है वो किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया जाता है, तो सारंगपुर विजय के, जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था उस विजय के उपलक्ष्य में। मालवा के थे महमूद खिलजी प्रथम, उनको हराने की खुशी में विजय स्तंभ की स्थापना की गई थी। नागौर के उत्तराधिकार को लेकर के मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ। अब नागौर के अंदर उत्तराधिकारी डिसाइड करना है, उस उत्तराधिकारी को डिसाइड करने को लेकर के मेवाड़ और गुजरात के बीच में युद्ध होता है। ठीक है, किसके किसके, मेवाड़ और गुजरात। अब मेवाड़ मतलब सीधी सी बात है कौन है, महाराणा कुंभा साहब। तो अब यहां पर भी क्या होता है, गुजरात की पराजय हो जाती है, यानी गुजरात हार जाता है। अब बताओ, दुश्मन का दुश्मन अपना क्या होगा, दोस्त, सीधी सी बात है। तो अब बताइए कि यहां पर महमूद खिलजी किससे हार चुका है, महाराणा कुंभा से। और गुजरात के भी जो शासक रहे होंगे, यहाँ गुजरात वर्ड यूज किया है लेकिन हमें भी उनके शासक डिटेल में नहीं जाना, अभी हम यही समझ लेते हैं कि ठीक है कौन होंगे, तो हमारे गुजरात के जो भी उस समय शासक रहे। अब उनके बीच में युद्ध हुआ है, गुजरात मतलब उस समय पूरा ये गुजरात राज्य, सारंगपुर को उसमें इंक्लूड नहीं करना, वो अलग है, मालवा का भाग है, वो इधर भाग है, ऐसे, ठीक है, अलग अलग है। तो अब वो जो राजा थे उनके दिमाग में भी आएगा अच्छा मुझे भी कुंभा ने हराया, और महमूद खिलजी के दिमाग में भी आया कि मुझे भी किसने हराया, महाराणा कुंभा ने हराया। अब वो दोनों क्या सोचेंगे, हम दोनों मिलकर के किसको हराएंगे, महाराणा कुंभा को, यही होने वाला है। अब जो है पराजय हुई। अब 1453 ईस्वी में, कब, 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। क्या, मारवाड़ से जो है मंडोर को क्या कर लिया, छीन लिया। कब, 1433 में। किसने, कुंभा ने। और किससे छीना है, मारवाड़ से, यानी कि अपने पिताश्री के जो ननियाल था उनसे ये सब चीजें छीनना उन्होंने शुरू कर ली। परंतु बाद में संधि कर ली, और अपने पुत्र, इनके ही एक पुत्र है, किनके, महाराणा कुंभा के, कौन है, रायमल। उस रायमल का विवाह जो है मारवाड़ की राजकुमारी है उनसे कर दिया गया था। ठीक है, तो रायमल का जो विवाह है वो मारवाड़ की राजकुमारी से होता है, और मोकल जो है वो मारवाड़ का भाणेज है, ये ध्यान रखना। और महाराणा जो लाखा साहब है ना,
वो क्या है, तो वो मारवाड़ के जमाई है, जमाई है। समझ में आ गई बात। और कुंभा साहब ने अपने पुत्र का जो है विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से करवा दिया। अब 1456 ईस्वी में, कब, 1456 ईस्वी में मालवा के हैं महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के हैं कुतुबुद्दीन, क्या नाम है भाई, कुतुबुद्दीन, ठीक है। तो महमूद खिलजी प्रथम और कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हो गई। कहां की संधि हो गई, चंपानेर की संधि। अब देखो, पहले जिसके दिमाग में आएगा गुजरात का शासक कौन था पता लगाओ, गुजरात का शासक कौन था पता लगाओ, भाई क्या कर लेते, 2 मिनट पता लगा लिया पहले तो क्या उखड़ जाता, कुछ नहीं। इसीलिए मैंने नहीं बताया था। आगे हमें पता है कि सब चीज जब आ रही है स्टेप बाय स्टेप तो हमारा भला हो जाएगा। हमें अब देखो याद रह जाएगा कि खिलजी प्रथम और गुजरात के हैं कुतुबुद्दीन, इन दोनों के बीच में चंपानेर की संधि होती है। तो इस प्रकार से शांति प्रिय तरीके से अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें ऑटोमेटिक धीरे 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 याद होती चलेगी। पहले ये तो पता हो कि गुजरात और मालवा जो है वो दोनों किसके खिलाफ है, अब महाराणा कुंभा के यानी मेवाड़ के खिलाफ है। अब कौन कौन है, तो मेवाड़ से तो है महाराणा कुंभा साहब, मालवा से कौन है तो महमूद खिलजी प्रथम, और गुजरात से कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐब, ठीक है, कुतुबुद्दीन। अब कुतुबुद्दीन और जो महमूद खिलजी प्रथम है वो दोनों एक संधि करेंगे, क्योंकि दोनों अब क्या है, एक ही आदमी के दुश्मन है, तो दोनों दोस्त बनेंगे। और दोस्त बनेंगे तो किसी न किसी बहाने से बनेंगे, जैसे आजकल होता है बुके दे दिया जाता है ना, आज के माला पहना दी जाती है, साफा पहना दिया जाता है, इस प्रकार से दोस्ती बनाई जाती है। आगे से आगे है तलवार भेंट कर दी जाती है, या जिसकी जो इच्छा करे उसी प्रकार से कोई मूर्ति स्वामी विवेकानंद जी की कर दी जाती है। जैसे कैरियर डे अभी आ रहा है 12 जनवरी को, तो मूर्ति भेंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से तो अब यहाँ पर क्या होता है, चंपानेर की संधि हो जाती है इनके बीच में। अब इस संधि में यह तय किया गया कि दोनों शासक मिल करके कुंभा पर आक्रमण करेंगे और उसे हराएंगे और उसके राज्य को जो है बांट लेंगे। कौन, तो ये मालवा और गुजरात दोनों मिलकर मेवाड़ को हराएंगे और मेवाड़ को बांट लेंगे। 1457-58 में, कब, 1457-58 में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, ठीक है, आक्रमण भी कर लिया। मगर क्या हुआ कि कुंभा की जो कूटनीति थी, उस कूटनीति से उनकी स्ट्रेटेजी जो क्या स्ट्रेटेजी जो थी उनकी, है ना, रणनीति जो थी उनकी, उससे क्या हुआ, दोनों शासकों में मतभेद पैदा होने के कारण वे जो है किसी विशेष सफलता को प्राप्त नहीं कर सके। अब उन्होंने जो है महाराणा कुंभा साहब ने उस समय दिमाग लगा लिया होगा, उनको जो पता चला होगा कि दोनों एक है, तो उन्होंने कुछ न कुछ ऐसा किया होगा कि दोनों आखिर में लड़ तो किसके लिए रहे, मेवाड़ राज्य को प्राप्त करने के लिए, दोनों ही ये चाहते हैं। तो क्यों ना कुछ ऐसी चीजें इनके दोनों के बीच में घुसा दूं कि दोनों वापस अलग हो जाए। और ये थोड़ा सा अलग हो ही जाते हैं और इस वजह से विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। फिर ऐसा, अब देखिए ये तो अपन ने पढ़ा उनके युद्ध के बारे में, और वो अब इनकी जो है कुछ रचनाओं के प्रति, कुछ संगीत के प्रति जो अलग अलग इनके इंटरेस्ट थे उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि आरएएस मेंस के अंदर अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसी प्रकार से आते हैं कि इनका जो है युद्ध के प्रस्पेक्ट में बताइए, इन्होंने कितने युद्ध लड़े, कहाँ लड़े, कैसे, वो कौन जीता। कभी कभी आता है कि इनका सांस्कृतिक संस्कृति को लेकर के, संगीत को लेकर के इनका क्या योगदान था, इस प्रकार के, ठीक है। तो देखिए, अब ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने जो है 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। कितने, 32 दुर्ग जो है वो किसने बनवाए थे, कुंभा ने बनवाए थे। जिसमें कि आपके सिरोही का दुर्ग, ठीक है, अचलगढ़, ये भी सिरोही में ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग, ठीक है। और ये दुर्ग जो है तीनों आपके क्या है, प्रसिद्ध है। इसी समय पर कवि राजा श्यामल दास जी है, कौन, कवि राजा श्यामल दास जो वीर विनोद लिखते हैं, उन्होंने कुंभा को क्या कहा है, तो कि मेवाड़ के अंदर, मैं पूरे राजस्थान के दुर्गों की बात नहीं कर रहा हूं यार, राजस्थान में कितने दुर्ग है आप ऐसे मत समझ लेना, 84, मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ क्षेत्र में, उस जमाने के मेवाड़ क्षेत्र में जो 84 दुर्ग थे, उस 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं कौन, कवि राजा श्यामल दास। किसको बता रहे हैं, तो महाराणा कुंभा को। क्या बता रहे हैं, तो 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बता रहे हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसकी जो शिल्पी है, इसका जो भाई शिल्पी है वो है मंडन। कौन है, मंडन, ये ध्यान रखना। और कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चवरी का मंदिर, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर और रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए, ठीक है। तो रणकपुर के अंदर जो मंदिर वगैरह बनवाए वो किसने बनाया, महाराणा कुंभा ने, जो अपनी विशालता और तीक्ष्ण कला के कारण अद्भुत है। तो ये ध्यान रखें
कि हमारे पास में जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके शिल्पी कौन है, मंडन है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने कुंभ स्वामी, श्रृंगार चवरी, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर, ये महाराणा कुंभा ने बनवाए थे। कुंभा एक विद्वान और विद्या अनुरागी शासक था। कैसा था? तो विद्वान यानी लिजेंड, और विद्या अनुरागी यानी कि जो हमारे अलग अलग विद्याएं होती है उनको एक इंटरेस्ट रखने वाले, उसको सीखने वाले अनुरागी जो है शासक थे। कान्ह व्यास के द्वारा, किसके द्वारा? कान्ह व्यास के द्वारा रचित है एकलिंग महात्म्य। क्या? एकलिंग महात्म्य। उस एकलिंग महात्म्य से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा और उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। तो कान्ह व्यास के द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? अब यहाँ प्रश्न ये बनेगा कौन सा ग्रंथ है, तो वो है एकलिंग महात्म्य। कई बार ये पूछ लिया जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन में कि एकलिंग महात्म्य के अनुसार महाराणा कुंभा का चरित्र कैसा है। एकलिंग महात्म्य के अंदर जो महाराणा कुंभा है इनके चरित्र को कैसा बताया गया है, तो इनके चरित्र को बताया कैसा है कि वह जो है आपके वेद में, स्मृति में, मीमांसा में, उपनिषद में, व्याकरण में, राजनीति में क्या रखते थे, इंटरेस्ट रखने वाले व्यक्ति बताए गए हैं। संगीत राज और संगीत मीमांसा, क्या देखो, संगीत राज और संगीत मीमांसा, ये ध्यान रखना, और सूड प्रबंध इसके द्वारा रचित ग्रंथ थे। तो महाराणा कुंभा के द्वारा रचित जो ग्रंथ है वो है संगीत राज और संगीत मीमांसा और सूड प्रबंध। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो कुंभा है उन्होंने चंडी शतक की व्याख्या की। किसकी? चंडी शतक। जो चंडी शतक है उस ग्रंथ की व्याख्या करी किसने? कुंभा ने। और गीत गोविंद और संगीत रत्नाकर, क्या? संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पर जो है टीका लिखी थी। इसके काल में, इन्हीं के काल में मतलब, ठीक है, कवि अत्रि कौन हुए हैं? कवि अत्रि और महेश, कवि अत्रि और महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की थी। देखो, कीर्ति स्तंभ की स्थापना महाराणा कुंभा ने करवाई और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो लिखी है वो लिखी है अत्रि और महेश ने। किनके काल में? वो भी महाराणा कुंभा के काल में ही। तत्कालीन साहित्यिक ग्रंथों और प्रशस्तियों के अंदर महाराणा कुंभा को जो है कई प्रकार की अलग अलग उपाधियां प्राप्त है, जैसे कि महाराजा धीराज एक, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु, अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये इस प्रकार की कुछ उपाधियां हैं जो किसे प्राप्त थी, तो ये सभी वीर जो है उपाधियां महाराणा कुंभा को प्राप्त थी। अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में बताया है। तो ध्यान रखें कि महाराणा कुंभा को कौन कौन सी प्राप्त थी। अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि महाराणा कुंभा को कौन सी नहीं प्राप्त थी, तो है ना भाई, कहीं पर भी देखो, जैसे अब यहाँ देख लिया, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु, हाल गुरु। अब इसके अलावा और कोई गुरु ऐड करके और आपको पूछ लिया तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि जो है वही याद रखें। ठीक है, ज्यादा गुरु गुरु करके कोई और मत ऐड कर देना। तो अपने याद रखना, महाराजा धीराज, राव राय, दान गुरु, राजगुरु, परम गुरु और हाल गुरु। ठीक है, इसके अलावा कोई गुरु नहीं है। अभिनव भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान, ये सब इनकी उपाधियां थी। कुंभा निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु जो इनका अंतिम समय था, लास्ट लाइफ का जो स्टेजेस होती है, लास्ट जो समय था इनका, अंतिम समय जो था, उस समय इनका कष्ट में रहा था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कुंभा को जो है उन्माद रोग हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि कुंभा को कौन सा रोग होता है? उन्माद रोग हो जाता है। और इसके ही पुत्र है, यानी इनके पुत्र है उदा। कौन? उदा इनके पुत्र है। उस उदा ने ही 1468 ईस्वी में उसकी जो है हत्या कर दी थी। तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने करी थी? इन्हीं के पुत्र थे उदा, उन्होंने। ठीक है, तो अब ये देखो 1433 से इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ, 1468 आते आते इन्हीं के पुत्र है उदा। और भाई देखो, जब नाम ही उदा है तो वो काम भी कैसा करेंगे? उदा ही काम करेंगे, सीधी सी बात है। तो उदा ने उदा काम कर दिया और महाराणा कुंभा को क्या कर दिया? खेल खत्म कर दिया। महाराणा कुंभा साहब को क्या कर दिया भाई? इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी को, इतनी रचना जो है, मतलब अलग अलग क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति को अंतिम श्वास जो है प्रदान कर दी, मतलब एक तरह से
खत्म कर दिया, उनका किस्सा ही अब हत्या कर दी। किसने? राव, ये जो भी उदा है, इन्होंने, इनके पुत्र थे। ठीक है, चलो अब इसके बाद में आते हैं राणा सांगा। अब कुंभा के बाद में एक और बड़े अच्छे शासक आ रहे हैं, कौन है? राणा सांगा। ठीक है, तो राणा सांगा जो है, इनका कार्यकाल कब रहेगा? तो 1509 से लेकर 1528 ईस्वी, 1509 से लेकर के 1528 ईस्वी। सांगा को जो है संग्राम सिंह भी कहते थे। वह, उसके तीनों भाई, जिसमें है एक पृथ्वीराज, एक है जयमल। रायमल जो है वो राठौड़ है, वो कहां के हैं? मारवाड़। जयमल जो है वो कहां के हैं? मेवाड़। ठीक है, जयमल व राज सिंह चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। बहुत ऐसी बात है भाई, देखो चार पुत्र हैं, अब बड़े पुत्र को उत्तराधिकारी माना जाता है, उन्हीं को जो है सब चीजें, मतलब राजा बनाया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं इंसान के मन में लालच रहता ही है कि भाई मैं भी तो अपने पिता का पुत्र हूँ, मैं छोटा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ है वो बड़े भैया। ऐसी स्थिति रहती ही है, कई मूवियों में आपने ये सीन देखे होंगे। तो यहाँ भी यही स्थिति है कि जो पृथ्वीराज है, जयमल है और राज सिंह है, और जो राणा सांगा है जिन्हें संग्राम सिंह कहते थे, वो आपस में क्या समझ रहे हैं चारों ही कि भाई हम सभी जो है क्या है, अपने पिता के उत्तराधिकारी है, और इस कारण से उनके अंदर संघर्ष होना स्वाभाविक था। ठीक है, पर इस संघर्ष में अंततः सांगा विजयी रहा। अब इन चारों के बीच में जो है युद्ध होते हैं, और अंततः फाइनली जाकर के कौन मेवाड़ का शासक बन जाता है? राणा सांगा। ठीक, अब मेवाड़ का शासक बन गया। इतिहास में हिंदू पथ, क्या इतिहास के अंदर हिंदू पथ के नाम से जो प्रसिद्ध है, वो है महाराणा सांगा। 1509 ईस्वी के अंदर मेवाड़ के शासक बने थे। ठीक है, तो हिंदू पथ के नाम से। एक वो जो है वो कौन थे? हिंदू राय। ठीक है, हिंदू सुल्तान थे। वो कौन थे पीछे वाले? हिंदू सुल्तान थे, और राव राय थे। और यहां पर क्या है? तो हिंदू पथ है। तो महाराणा कुंभा को हिंदू सुल्तान कहा जाता है, और राणा सांगा को हिंदू पत कहा जाता है। ठीक, अब इस समय पर मालवा पर जो है किसका शासनकाल है? तो भाई देखो, पहले तो किसका था? जो कुंभा के समय थे वो तो कौन थे मालवा पर? महमूद खिलजी प्रथम। लेकिन जब इनके पुत्र सॉरी, इनके बाद में इनके ही उत्तराधिकारी, मतलब इनके पुत्र नहीं है, क्योंकि वो 1468 है, फिर ये 1509 में बन रहे हैं, तो बीच में जो 30-40 साल का गैप है, इसमें एक आध कोई और राजा आए होंगे छोटे मोटे, उनके पुत्र है फिर ये राणा सांगा। तो राणा सांगा के समय पर जो है मालवा के शासक कौन है? क्योंकि कई बार अब ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आपके एक तरफ शासक दे दिया, एक तरफ समकालीन शासक दे दिया। ठीक है, तो राणा कुंभा के समकालीन कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। गुजरात के कौन थे? कुतुबुद्दीन। अब लेकिन राणा सांगा के समय पर मेवाड़ के जो है मालवा के शासक कौन है? तो मालवा के शासक है सुल्तान नासिरुद्दीन। ठीक है, कौन है? सुल्तान नासिरुद्दीन। और इनका शासन रहा था 1511 ईस्वी में। सुल्तान की मृत्यु के बाद में उत्तराधिकारी का संघर्ष होता है, कहां पर? तो मालवा के अंदर। अब जिस इसमें क्या होता है? युद्ध होता है, तो जिसमें कि एक राजपूत सरदार है मेदिनी राय। कौन राजपूत सरदार है? मेदिनी राय। उस मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय, कौन? महमूद खिलजी द्वितीय, जो ऑब्वियसली बात है महमूद खिलजी प्रथम का ही क्या होगा? आगे वंशज होगा। तो महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली। ठीक है, 1511 में पहले तो कौन शासक है भाई? सुल्तान नसीरुद्दीन। लेकिन जब नासिरुद्दीन को जो है युद्ध होता है महमूद खिलजी द्वितीय के साथ में, तो 1511 में एक राजपूत है मेदिनी राय, उसकी सहायता से किसको सहायता मिल जाती है भाई? कौन जीत जाता है? तो महमूद खिलजी द्वितीय जीत जाता है। इस सफलता से मेदिनी राय का जो कद है वो बहुत बढ़ गया, और अब वह एक तरह से मालवा का अप्रत्यक्ष रूप से ही क्या बन गया? शासक बन गया। अंततः मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। किसने? तो मालवा के जो अमीर लोग थे उनको लगेगा ही कि अच्छा ये इसने क्या करा है भाई, महमूद खिलजी द्वितीय को जिताया, इसलिए ये अपने आप को बड़ी तोप मान रहा है, अपने आप को जो है मालवा का शासक मान रहा है। तो उन्होंने क्या करा? गुजरात के लोगों की सहायता से क्या कर दिया? मेदिनी राय को उस स्थिति से हटा दिया, और मेदिनी राय जो है फिर राणा सांगा की शरण में चला जाता है।
और उससे क्या होता है, जब भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने यहाँ से किसी को भगाया, जैसे कि अपने यहाँ से पता ही है आपको, कुछ भगोड़े भागे हुए हैं, ठीक है, पैसा खा करके चोर। तो जो चोर भागे हुए हैं वो जिस भी देश में बैठे हैं, उस देश के साथ में क्या भारत के संबंध अच्छे होंगे? अगर अच्छे होंगे तो भारत क्या कहेगा, ए भाई दोस्त के खातिर उसको भेज मेरे पास, नहीं भेज रहा है तो फिर अपनी दुश्मनी बढ़ रही है, सीधी सी बात है। यही तो था जो आतंकवादियों के साथ में जो है अमेरिका में कुछ आतंकवादियों को उड़ा दिया गया था, यही थे सब चीजें, ठीक है। अब उनपे नाम वाम लेकिन अपन पूरी हिस्ट्री नहीं जानेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो अब राणा सांगा के पास कौन पहुंच गया, मेदिनी राय। ये बात किसको पता चली, मालवा को। मालवा को पहले से पता है कि मेवाड़ अपना क्या है, दुश्मन। अब इसने क्या करा, अपने दुश्मन को शरण दी, तो अब अपनी क्या हो गई, दुश्मनी और बढ़ गई। अब दुश्मनी और बढ़ गई है तो फिर मालवा और मेवाड़ के बीच में क्या होगा दोस्तों, युद्ध हुआ। अब मालवा का जो सुल्तान था महमूद खिलजी द्वितीय, वो क्या हो जाएगा भाई, पराजित हो गया। और वैसी बात है, हमें जो तो खुद ही मेदिनी राय की सहायता से जीता था सुल्तान नासिरुद्दीन से, वो अब मेवाड़ के शासक राणा सांगा से युद्ध करने आ रहा है। अरे भाई तेरे पिताश्री नहीं जीत सके थे, हैं? तेरे वो कहते हैं, अरे तू क्या जीतेगा, तेरे बाप दादा नहीं जीत पाए हमसे। तो इसके जो बाप दादा नहीं जीत पाया था, तो ये अपने मेवाड़ के महाराणा सांगा साहब से लड़ने आ गया, गलती कर दी इसने, पराजित हो गया। तो राणा के द्वारा फिर इसे जो है बंदी बना लिया जाता है। जब भाई महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना लिया गया था, तो समझ जाना चाहिए कि मेरे पूर्वजों को इन्होंने तो बंदी बना रखा है, मैं वापस उनसे लड़ने जा रहा हूँ, क्या औचित्यपूर्ण, कोई औचित्य नहीं था, लेकिन फिर भी लड़े और इनको बंदी बना लिया और ये हार गए। इस प्रकार से राणा सांगा 1509 से लेकर 28 तक का अपना कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया, आपने देखा। अब इनसे आगे के शासक के बारे में अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे और आगे की चीजों को जानेंगे। हिस्ट्री को जानने का आपको जो है एक अद्भुत मजा आ रहा होगा। और इसी प्रकार से अगर अपन पढ़ते रहे तो अपनी राजस्थान अध्ययन की जैसे कक्षा 9 की किताबें पूरी हो गई है, जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, 15 वीडियो में पूरी कक्षा 9 आपको करवा रखी है लाइन टू लाइन। ऐसे ही अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, कक्षा 10 की लाइन टू लाइन, नो एक्स्ट्रा चीजें ऐड और ना ही अपन इसमें से कुछ कम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि भाई मैंने पढ़ लिया, आपको जो है मैं यहाँ बता रहा हूँ वो लिखो, नहीं, नोट्स क्यों बनाने, जब लाइन टू लाइन या किताब है उसको पढ़ो पूरी की पूरी। आप भी तो लाइन टू लाइन पढ़ना सीखो, आप भी तो एक एक वर्ड पढ़ो। हो सकता है कि ये वर्ड में से किसी से क्वेश्चन आ गया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपके दिमाग में और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे होंगे, तो आप लाइन टू लाइन पढ़ो ना, है ना। तो अब इन चीजों को भूल जाइए, है ना। तो ऐसे नहीं सोचना कि हमें किताब पढ़ने की, अब किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब आप यहाँ पर लाइन टू लाइन पढ़ रहोगे तो किताब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि सारांश पढ़ लिया, 1 घंटे में पूरी 10वीं की किताब पढ़ ली, तो 1 घंटे में 10वीं की किताब वैसे ही पूरी होगी जैसे आप, है ना, कह सकते हैं कि अपन 12 महीने में पूरी अपन जो है 4 साल 5 साल की जो एमबीबीएस है उसको पूरा कर लिया, तो वो फिर डॉक्टर कैसा होगा, बंगाली बाबा बनोगे। तो आप भी 1 घंटे में जो है कक्षा 10 पूरी करोगे तो बंगाली बाबा ही बनने वाले हो। और शॉर्ट एंड क्रिप्स के साथ पढ़ रहे हैं, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। तो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिया करो यार, क्या जिंदगी है, बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो यारो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।